ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सेकेंड ईयर AHDP के कोर्स में मेडिसिन में आज कल हमने टेम्परेचर के बारे में पूरी जानकारी ली। तो आज हम पल्स के बारे में बात करेंगे। नाड़ी या नाड़ी दर क्या होती है, इसका भी कोई ज़्यादा इतने टाइम में मैंने देखा है कि भी प्रैक्टिस के दौरान कोई ज़्यादा कभी इसको ज़्यादा महत्व वाली बात नहीं दी, ज़्यादा नहीं है इसमें जनरली, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ इससे बीमारियों का अंदाज़ा होता है वो हम ज़रूर पता करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि नाड़ी दर कहाँ से ली जाती है। कुछ बीमारियों में ज़रूरी हो जाता है उसको नोट करना। तो परिचय में बाएं निलय के संकुचन व प्रसरण यानी कि प्रसारण, सिस्टोल एंड डायस्टोल। बाएं निलय का मतलब हुआ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का एक सिस्टोल, संकुचन और डायस्टोल। यानी संकुचन होता है ये, वो जब खून को दबाता है और फिर वापस खून को जब उसमें लेता है तो ये फैला लेता है। तो ये जो है डायस्टोल, तो ये सिस्टोल एंड डायस्टोल से जो रक्त प्रवाह के दाब से आर्टरी वाल्स का फैलाव व लंबी होने, एक्सपेंशन एंड इनलोगेशन को नाड़ी पल्स कहते हैं। ये नाड़ी पल्स की परिभाषा हुई। ये क्या है नाड़ी या पल्स क्या है? विभिन्न प्रकार से नाड़ी के संचलन से हृदय व रक्त संचरण यानी कि कार्डियक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा अति संवेदनशील अंग जैसे वृक्क है, किडनी, फेफड़े, लंग्स हैं, ब्रेन है, मस्तिष्क है, लिवर है, यकृत आदि की स्थिति जानी जाती है। वैसे इसका बहुत ज़्यादा महत्व है ह्यूमन बीइंग में और ज़्यादातर आयुर्वेद में। कुछ ऐसे वैद्य देखे हैं जो नाड़ी देख के बता देंगे कि आपके लीवर में ये अभी प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन में ये प्रॉब्लम है। ये मेरे आंखों से देखा हुआ और उनका तजुर्बा है। ऐसे पुराने जो वैद्य मैंने देखे हैं, सिर्फ नाड़ी, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, नाड़ी देख के आपको बता देंगे आपकी बीमारी ये इलाज है, ठीक हो जाए। तो अब ये पल्स जो है वो साइट कहाँ से लेंगे एनिमल्स में, जानवरों में? तो ये एक जगह है जहाँ से आप नाप सकते हो। जैसे अपने ह्यूमन बीइंग में तो ये आप देखिए, यहाँ से हमें पता है कि यहाँ ये जो है, यहाँ से हमने जो है पल्स को नाप लेना है। और एक याद ध्यान रखना कि ये हमेशा आर्टरी से ली जाती है, वेन से नहीं, ये ध्यान रखना। वेन में पल्स नहीं है कहीं। हाँ, तो ये है साइट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ए पल्स एनिमल में। पहले हॉर्स, डंकी, म्यूल यानी कि इक्वाइन्स। इसमें एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, मीडियल एस्पेक्ट। अब आप इसको ध्यान से देखें। आपने मैक्सिलरी भी देखा, बोन, ये देखिए आप, और आपने एस्पेक्ट्स भी एनाटॉमी में पढ़े हैं कि कौन सा मिडल है, कौन सा मीडियल है, कौन सा लेटरल है। तो ये मेरा जैसे हाथ है, तो ये देखें आप, ये लेटरल हो गया, ये मिडल हो गया, ये मीडियल हो गया, यानी अंदर की साइड, ये इसको मीडियल कहेंगे हम। तो मीडियल एस्पेक्ट, ये तो हमारी मैक्सिला बोन, एक्सटर्नल मैक्सिला आर्टरी, एक्सटर्नल बाहरी जो है एक्सटर्नल मीडियल आर्टरी। हाथ लगाएंगे, उसमें इतनी लंबी होती है, हाथ लगाएंगे तो पल्स आपको नजर आएगी।
मीडियन आर्टरी, ये अब ये जो सारी आर्टरीज के बारे में आपको ये प्रैक्टिकल में ज्ञान देंगे। जब आपको वहाँ हॉस्पिटल में आप क्लिनिक्स में जाओगे तो आपको ये सारी नोट करवाएंगे कि ये होती हैं यहाँ पे। इसमें डायग्राम्स में आगे दे रखी हैं। मीडियन आर्टरी, ग्रेट मेटाटार्सल आर्टरी, और टार्सल बोन तो आपने पढ़ी हुई है, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, तो वहाँ। उसके बाद में कैटल बुफेलो में मिडल कॉक्सिजियल, पूंछ की आर्टरी, ये भी कॉक्सिजियल भी आपने पढ़ी हुई है, वर्टिब्री कितनी होती है। तो कॉक्सियल आर्टरी अबाउट 10 to 16 सेंटीमीटर, यानी 10 का मतलब हो गया 2.5, 4 से, और 6 का मतलब हो गया लगभग 5। तो यानी कि आप बिलो द रूट ऑफ टेल, टेल का जो स्टार्ट होती है, रूट जहाँ से शुरू होती है, उसे 5 इंच अप्रॉक्सीमेट छोड़ के आप इसका नीचे, आगे डायग्राम में दे रखा है, फील कर सकते हो। फेशियल आर्टरी, फेशियल, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एंड मीडियन आर्टरी। भेड़ बकरी, शीप गॉट, femoral artery, हाई अप इन द इंग्वाइनल रीजन, हाई अप, ऊपर अंदर की साइड में, हाई अप इन द इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन जहाँ अडर होता है, इंग्वाइनल रीजन अंदर की साइड, थाई में अंदर जाओ, ऊपर जहाँ अडर होता है, अडर से और थाई के बीच में जब आप हाथ यूं 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 लगाओगे, उधर दे रखा है डायग्राम में, आप देखोगे। सुअर, उसमें मिडल कॉक्सिजियल आर्टरी और हार्ट बीट बाई स्टेथोस्कोप। डॉग में फीमोरल आर्टरी। तो ये यहाँ आप डायग्राम में आपकी बुक्स में दे रखी हैं और बहुत ही अच्छी तरह से शो कर रखा है। कहाँ से हम जो है वो लेते हैं, देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स इन एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी इन हॉर्स। ये देखिए, इसके हाथ जो है ये डाल रखा है यहाँ इन्होंने अंदर की साइड में, तो ये मैक्सिला होगी, या यूं कर लो, ये मैक्सिला होगी, और इन मीडियल साइड इसकी ये होगी। तो जब आप यहाँ हाथ इसमें आप लगाती हो तो ये आपको टच हो जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स इन फीमोरल आर्टरी इन डॉग, तो ये देखिए वही जगह जहाँ इंग्वाइनल रीजन जहाँ पे बीच में जो है आपको अडर मिलेगा, डॉग में उसके जेनाइटल पार्ट्स मेल के मिलेंगे, तो अंदर की साइड में इन डॉग। और रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स इन मिडल कॉक्सिजियल आर्टरी इन कैटल, तो ये देखिए कॉक्सिजियल आर्टरी, पूंछ, अंडर, ये जो अंगुलियां हैं ये नाप कर रही हैं, अंगूठा नहीं, ये जो अंगुलियां लगी हुई नीचे ये नापती हैं। इसमें आप जो है पल्स आपको बिल्कुल आएगी, जैसे हम अपनी पल्स को देख लेते हैं, इसी तरह से यहाँ हाथ लगा के पल्स को पर मिनट काउंट कर लेते हैं। पल्स लेने का तरीका, पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम व करैक्टर, हाथ की 3 उंगलियां इंडेक्स, मिडल एंड रिंग द्वारा जांची जाती। पल्स की जांच के पूर्व व दौरान पशु को उत्तेजित नहीं करना, अन्य पल्स रेट में फर्क आ जाएगा, बढ़ जाएगी वो। पल्स कम से कम 30 सेकंड तक गिने या जांचें, और बाद में हो तो इसको गुना कर ले। ह्यूमन बीइंग में तो 15 सेकंड जांचते हैं, उसको 4 से गुना कर लेते हैं, तो ये 1 मिनट की आ गई। इसी तरह से ये 30 सेकंड कह रहे हैं, तो आप उसको 2 से गुना कर लें, तो वो एक आपके पास में 1 मिनट की पल्स आ गई कितनी। अब कारक जो पल्स दर पर असर डालने वाले हैं, पहला है पशु जाति, स्पीसीज, ये अलग अलग हैं सब जाति, अलग अलग जातियों स्पीसीज में अलग अलग पल्स रेट होती है। अब हॉर्स, डंकी, म्यूल्स, ऐसे गधों में ये जो है 32 से 42 पर मिनट होती है। कैटल बुफेलो में 42 से 60। जो हमारे आम जो है जानवर हम देखेंगे उनका तो हमें पता होना चाहिए ज़रूर। कैटल बुफेलो याद कर लो 42 से 60। हॉर्स, डंकी, हॉर्स भी आपको मिलेगा, भेड़ बकरी ज़रूरी है। डॉग में आपको पता होना चाहिए, बाकियों का तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लगभग जो है वो
चल जाएगा, क्योंकि ये बड़े 3 जानवर आपके सामने आएंगे एवरी टाइम, तो ये तो याद होनी चाहिए आपको। पहला जो है हॉर्स की 32, ये इक्वाइन वालों की 32 से 42, कैटल बुफेलो बोवाइन ये 42 से 60, भेड़ बकरी शीप गॉट में 60 से 70, और सुअर में 60 से 90, बच्चे में 80 से 120, डॉग में 70 to 90, ये पता होनी चाहिए आपको विशेष। उसके बाद है पक्षी में 130 से 160, ये भी पिछली बारी वाइवा में पूछ लिया था उन्होंने कि मुर्गे में बताइए कितनी होती है, पल्स रेट पूछ ली, टेम्परेचर नहीं पूछा। तो ये ध्यान रहे इसमें। अब आप देखो सबसे ज़्यादा जो पल्स रेट है वो इसमें ही होता है, पक्षी में। ऊँट में 32 से 50, हाथी में 20 से 30, जैसे जैसे बड़ा होता है जानवर तो पल्स रेट स्लो। मैन में 72, महिला में जो है वो 78 के करीब इन्होंने लिख रखा है। इतना डिफरेंस तो शायद नहीं होता, 1-2 का ही होता होगा। चलिए खैर, ये मसला हमारा नहीं है। अब है एज। बच्चों में पल्स रेट बूढ़ों से ज़्यादा होती है, ये तो है। मादा में पल्स रेट नर से ज़्यादा होती है, ऊपर दे ही रखा है, आदमी और महिला लिख रखा है, तो इससे समझ ही जाना चाहिए। बॉडी की एक्सरसाइज, बॉडीली एक्सरसाइज, एक्सर्शन, बॉडीली एक्सर्शन करना, जोर लगाना, शरीर का उत्सर्जन। घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े व आखेट वाले कुत्तों में पल्स दर कम होती है, ये भी देखें आप। ये इस तरह के जो कुत्ते और घोड़े हैं उनमें पल्स दर कम होती है। ये मालिक की देन है, क्योंकि दौड़ेगा, सांस चढ़ेगी, पल्स रेट बढ़ ना जाए। तो ये इन्होंने घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े व इसी तरह के काम आने वाले कुत्तों में पल्स दर कम होती है। प्रेगनेंसी, गर्भकाल की आखिरी तिमाही में पल्स दर 1.5 से 3% अधिक हो जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। बीपी भी बढ़ जाता है। प्रसव, पार्चुरेशन, ब्याते समय पल्स दर बढ़ जाती है, यस एक्सर्शन होता है। लैक्टेशन, जब पशु अपने दुग्ध काल में अधिकतम दूध देने की स्थिति में, पीक ऑफ लैक्टेशन में बढ़ जाती है पल्स दर, पीक ऑफ लैक्टेशन। उसके बाद में एक्साइटमेंट व कसरत, एक्सरसाइज हमेशा पल्स दर को बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई होती है। पॉस्चर आपका क्या है? पल्स दर खड़े पशु में अधिक व लेटे पशु में कम होती है। आप देखिए पॉस्चर कैसा है आपका। खाना व जुगाली, इन डाइजेशन एंड रूमिनेशन, खाना खाते समय, जुगाली करते हुए पशु में पल्स दर बढ़ जाती। दर्द में तो भी पल्स बढ़ जाती। तो ये वो कारक थे। अब हमारे पास कुछ परिभाषाएं आ गई हैं, जिसमें हम पहला है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, कार्डिया हार्ट हो गया, टेकी बढ़ना होता है। पल्स दर बढ़ने की स्थिति को टेकीकार्डिया कहते हैं। निम्न कारणों से होता है। ये बीमारियां हैं, ये हम सारी की सारी आपको पढ़ाएंगे आगे। ये बीमारियां हैं सीवियर अनीमिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया, आर्थराइटिस, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, फेब्राइल कंडीशन, टिम्पनी, ट्रोमा एंड पेन, ब्लड प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल एंड वायरल, अगर इन्फेक्शन होता है तो बढ़ जाती है ये पल्स दर। बुखार हो जाता है तो देखा होगा रेट बढ़ जाता है। इसके बाद में ब्रेडिकार्डिया, अब इसे उल्टा है। वह स्टेज जिसमें पल्स दर कम हो जाती है, तो इसमें ये बीमारियां साइनस, ब्रेडिकार्डिया, पार्शियल हार्ट ब्लॉक, फास्फोरिक जो है पॉइजन, ये जब जानवर ये जो हम स्प्रे करते हैं ना,
तो ये कोई पी लेता है तो ये यानी किस तरह के पॉइजन जब पी लेते हैं तो जॉन्डिस पी लिया, हेपेटाइटिस, वेगस इंडाइजेशन, वेगस नर्व में पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। ये पढ़ेंगे हम वेगस इंडाइजेशन क्या होता है, घबराएं नहीं आप। हाइड्रोसेफिलिस, हाइड्रोसेफिलिस ब्रेन में पानी भरना आदि, ये पूरी की पूरी बीमारियां पढ़ेंगे अपने। अब है पल्स के टाइप ऑफ पल्सेस। तेज पल्स होता है, फ्रीक्वेंट पल्स कहते हैं। साधारण पल्स दर से बढ़ी हुई पल्स को तीव्र कहते हैं, जो नॉर्मल से बढ़ जाए। तो जैसे हमारी नाड़ी दर जो है वो अभी जैसा बताया कि बेहतर है, तो अगर ये बढ़ गई हैं तो ये फ्रीक्वेंट या तीव्र कहलाएंगी। बेहतर है, अगर ये 75 हो गई 78 हो गई तो ये बढ़ी हुई है। इसके बाद में विरल, अति या इनफ्रीक्वेंट पल्स दर, ये घटी हुई हो गई। फिर साधारण घटी हुई पल्स दर को विरल, तो ये अगर बेहतर से कम आ जाती है साधारण, तो वो इनफ्रीक्वेंट पल्स कहलाती है। एक है स्लो पल्स, धीमी पल्स, इसे स्लगिश पल्स भी कहते हैं। इस पल्स का काल यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पल्स लंबा होता है, क्यों धीरे चल रही ना, धीरे तो देरी के बाद ही आएगी ना पल्स, स्लो हो गई ना, स्लो। और ये इसमें पीलिया, ब्रेकियल सिस्ट, ट्यूमर, इस तरह की जब स्थिति आ जाती है तो उनमें ये देखिए आप, इनसे भी जो है पहचान है पल्स से। ये बीमारियां देखिए, इन बीमारियों में इस तरह की हो जाती है। इसके बाद में ये यहाँ पे दे रखी है, स्लो पल्स भी दे रखी है और फास्ट पल्स ये दे रखे हैं, नॉर्मल पल्स दे रखा है, फास्ट, ये डायग्राम दे रखे हैं इसमें। तो ये बिल्कुल सही शो कर रहे हैं उन बीमारियों को। अब आती है कठोर पल्स। जब उंगलियों से आसानी से पल्स दर नापी जाती है उसे कठोर पल्स कहते हैं। उदाहरण है थिकनिंग ऑफ वेसल्स, इसका मतलब है वेसल्स में कहीं आर्टरी में कोई थिकनिंग आ गई हुई है। सॉफ्ट पल्स, पल्स कमजोर व रुक रुक कर आती है। उदाहरण है टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया में। वायरी पल्स, वायरी, ये यहाँ पे स्लो पल्स का डायग्राम है, वायरी का भी है, देखिए वायरी पल्स। वायरी, इसमें नाड़ी की धड़कन छोटी कमजोर हो जाती है क्योंकि इसमें धमनियां सिकुड़ जाती हैं। अब आप नॉर्मल के नीचे जब देख रहे हो तो आपको स्पष्ट ही नजर आ रहा है, देखिए उसमें पल्स कहाँ गई और ये देखिए फिर तुरंत आ गई। लेकिन यहाँ देखिए कुछ लंबा जो है उसने गैप दिया है, देरी के बाद आई है, तो इसमें नाड़ी पल्स कमजोर आती है, रुक रुक कर आती है। वायरी के अंदर ये धड़कन छोटी कमजोर होती है क्योंकि इसमें धमनियां सिकुड़ जाती हैं। ब्रेन हैमरेज अगर हो गया, प्लूरेसी हो गई, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको सभी, प्लूरेसी क्या होती है, पेरिटोनाइटिस क्या होती है, ब्रेन हैमरेज, ये सब आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद में आती है थ्रेडी पल्स। तो अब आप जब इसका डायग्राम देख रहे होंगे ना, थ्रेडी पल्स, तो देखिए जब कभी बीमार होता है तो आप कभी आईसीयू में गए हों तो ये पल्स मॉनिटर लगा होता है सामने डॉक्टर के। तो जब ये ऐसी पल्स आ रही होती है ना, यूं वाली, बस ये सीधी होने में थोड़ा सा ही वक्त है, तो ये हो गया यानी कि थ्रेटनिंग आ गई है, थ्रेटनिंग लाइफ की आखिरी अवस्था में, तो वो जल्दी से नर्स जाती है, डॉक्टर साहब इस तरह की जो है पल्स आना शुरू हो गई है, तो दौड़ के आता है डॉक्टर, फिर उसके किसी प्रकार की हेल्प की प्रयास करते हैं। तो थ्रेडी पल्स, पल्स छोटी कमजोर व लंबी होती है, इसमें शरीर का तापमान नहीं कम, जीवन के अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था के समय ये आती है। इसके बाद में वाटर हैमर ऑफ कोलैप्सिंग पल्स। हैमर हथौड़ा, पानी का हथौड़ा, यूं पानी का हथौड़ा बन जाए, यूं चोट। धमनी में खून की मात्रा बढ़ जाने से
क्योंकि पतला है तो उसको उसने पानी बता दिया, और एकदम से बड़ी तो ये हथौड़ा यानी कि हैमरिंग हो गया, चोट आएगी उस पर आर्टरी पे। धमनी में खून की मात्रा बढ़ जाए, इसमें पल्स की लहर वेव तुरंत बढ़ जाती तथा तुरंत बाद ही पल्स आना बंद हो जाता है। हार्ट ब्लॉक, एयोर्टिक वाल्व डिफेक्ट, आयोर्टा वाल्व जो है ना उसमें डिफेक्ट आ जाना, एयोर्टिक वाल्व जो सेमिलूनर वाल्व होता है, हार्ट ब्लॉक हो गया, और एनोरिज्म ऑफ एयोर्टा। एयोर्टा के अंदर भी एनोरिज्म का मतलब होता है जैसे हमारे साइकिल की, मोटरसाइकिल की, कार की अगर टायर या ट्यूब कमजोर हो जाते हैं तो वो देखा आपने फूल जाते हैं एक तरफ से, यानी कि इनर की कमजोरी, एयोर्टा के इनर जो लाइनिंग है उसकी कमजोरी को ये शो करता है। एनोरिज्म का मतलब ये होता है अंदर उसके कमजोरी आ गई तो वो फुलावट कहीं नजर आएगी, आप फूल जाएगी, एनोरिज्म एयोर्टा। अब जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको अपने इम्पोर्टेंट वाले उसमें आप खाने में डाल लेना, ये ज़रूर पूछी जाती हैं। और वेटनरी के अंदर इसका ही इतना जो है वो सबसे ज़्यादा इसका ही महत्व है। ये डॉक्टर का डायग्नोज है, डॉक्टर इससे बड़ा अच्छा डायग्नोज कर लेता है। अगर आप इसको पकड़ गए तो आप कुछ ऐसे बातों से बच जाएंगे जो आप पे ब्लेम नहीं आएगा। अगर आपको ये चेक करना आती है तो आप तुरंत उसको कहो कि आप डॉक्टर को, भैया डॉक्टर को दिखाओ, ये मेरे बस का बात नहीं है। ये है इसकी इम्पोर्टेंस, आपको पता होने, वरना लगाए जाओगे टीके, उसके जानवर को मर भी जाएगा, और उसका वो बेचारा जानवर तो क्या मर जाएगा, वो फार्मर मर जाएगा, यूं कहिए आप, क्योंकि फार्मर को तो आपने मार दिया, जानवर को मरना ही था। ये मेरा ये कहने का, ये आपको पता होनी चाहिए। जुगुलर पल्स क्या होती है? जब नाड़ी धड़कन पशु के गर्दन के जुगुलर खड्डे, जुगुलर फ्रो, अभी आपने जुगुलर फ्रो देखा है, जुगुलर वेन है, आईवी भी लगवा दिया आपसे, अगर नहीं लगाया तो आप इस जुगुलर वेन को जरूर परखना सीखें। ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें वेटरनरी के अंदर महत्वपूर्ण कार्य। आईवी लगाना, बड़े जानवरों में जुगुलर वेन का पता होना, उसमें आईवी लगाना बड़ा जरूरी आना चाहिए। तो जुगुलर फ्रो, ये जो यहाँ होती है, यानी कि खड्डा जहाँ जुगुलर वेन होती है उसको खड्डे को जुगुलर फ्रो कहते हैं, जुगुलर खड्डा, उसके अंदर ये वेन है। इस वेन का उभरना, ये उभरती भी है। आर्टरी की तरह इसमें पल्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो वेन है और ये तो ब्लड को लेके आ रही है। किसके लिए? हार्ट के लिए। ये जो आगे का पोर्शन है, ये सारा का सारा जो है हार्ट के जो उसको खून को लेके आया और फिर ये लेके जाने का कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ ये शो करेगी पल्स शो करेगी, जबकि वो आर्टरी में होती है। देखिए, तो यहाँ इसको अच्छी तरह से वेन में रक्त की वापसी तरंग दिखाई देती है। जब नाड़ी धड़कन पशु के गर्दन के जुगुलर खड्डे में, जुगुलर शिरा वेन में रक्त की वापसी तरंग दिखाई देती है, उसे जुगुलर पल्स कहते हैं। इसे रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। रीगर्जिटेशन आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर कि रीगर्जिटेशन क्या होता है, जुगाली करता है पशु, तो अंदर से जो है वो उस जो अभी पूरा सीधा ही उसने डाल लिया था जानवर ने, जो फीड, उसको वापस मुंह में लाता है। रीगर्जिटेशन कहते हैं उसको, वापस लाना, फिर उसको कहते हैं अब जुगाली कर रहा है जानवर। तो ये वापस लाना, तो इसमें भी क्या है, ये हार्ट से ब्लड जब वो वेन लेके वापस लेके आ रही है तो उसके अंदर इनसफिशिएंसी है कहीं उसको लेने की, प्राप्त करने की, तो वो क्या करता है,
जो हार्ट का जो चैम्बर है वो इसको वापस देता है, पूरे को नहीं ले पाया वापस उसको दे रहा है। तो वापस देगा तो जैसे ही वापस आए तो ये वहां से वो तरंग आएगी आपको नजर की, इसमें वाकई आ रहा है कुछ, वापस तरंग उठ रही है इसमें। ये डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जुगुलर पल्स कहते हैं। इसे रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव जुगुलर पल्स और नेगेटिव जुगुलर पल्स, ये भी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये दोनों में से एक पूछ ली जाती है, कभी जुगुलर पल्स पूछ ली जाती है, तो ये कम से कम इसमें से 2.5 ग्राम का 2.5 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपको इसमें से मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब आता है पहले पॉजिटिव जुगुलर पल्स। इसमें पल्स वास्तविक रूप से, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ मैंडिबल, देखो मैंडिबल तो पढ़ लिया आपने, एनाटॉमी पढ़ी है, ये मैंडिबल और ये इसका एंगल, ये इससे ये यूं ही घूमती है मैंडिबल, तो ये इसका एंगल हो जाता है। तो ये देखिए यहां से चलेगी ये जुगुलर, यहां से, हमारे भी ये यहीं से चलती है, यहां से लेकर के शोल्डर तक, ये हमारा शोल्डर है, यहां तक आपको दिखाई देगी जो पॉजिटिव जुगुलर पल्स होगी। तो लेकिन जानवर में वो गर्दन देखिए कितनी बड़ी होती है। अब मैंडिबल से लेके चलिए आप स्कैपुला तक, जो एंटीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का, वहाँ तक ये जो है वो गर्दन है, तो वहाँ तक ये जुगुलर इतनी लंबी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आ जाती है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये क्या, वेन पूर्ण रूप से रक्त से भरी हुई नजर आएगी आपको, अर्थात उभरी हुई जुगुलर ग्रूव में ये स्पष्ट दिखाई देती है, ये भरी हुई नजर आएगी, भरी हुई आपको फुल। तो ये जो है भरी हुई इसका नजर आना, ये पॉजिटिव जुगुलर पल्स की निशानी है। और ये कौन कौन सी बीमारी में होती है, ये बीमारी अपने बाद में पढ़ेंगे। ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, इनकम्पिटेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए हमने ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व पढ़े। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हमेशा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड जो है बाएं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो अगर देखिए वो इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, उसको क्या कहते हैं, वो जो जितना आया उसको अंदर जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल में भेजने, कौन भेजेगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व का काम। वो भेजने में इनसफिशिएंट है तो क्या होगा, ऑरिकल में ब्लड जो है वो जो है रहेगा नहीं इतना, वो क्या करेगा, उसको वापस जो है जुगुलर वेन में हल्का सा धकेलेगा। तो जैसे धकेलेगा तो और आता रहेगा ब्लड, वो इस तरह धकेलता रहेगा, तो ये जुगुलर वेन जो है पूरी की पूरी फूल जाएगी। ये इसका मतलब है। तो ये बीमारी पकड़ में आ गई और ये आपके पास इलाज नहीं होगा, ये डॉक्टर से कंसर्न करे वो, तो उसको कोई सुझाव मिलेगा, इलाज मिलेगा। ये आपका इसका इतना महत्व है इसका। अब इसमें आती है नेगेटिव जुगुलर पल्स, कमजोर गोवंश में दिखाई देती है। इससे रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश नहीं कर पाता और जुगुलर वेन में बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो होता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ बाएं आलिंद में प्रवेश नहीं, अब ये आलिंद और आपके ये यहाँ कंफ्यूज मुझे कर जाते हैं। यहाँ पे एओर्टा, ऑरिकल और वेंट्रिकल अगर लिखा होता है तो मैं इसको बड़ी जल्दी कवर कर लेता हूँ। तो चलिए इसमें अब आप आलिंद, अब ये कौन है मेरे को, अब आलिंद और नील है, अभी नील है, ऑरिकल है या वेंट्रिकल है, ये इसको मैं बताता हूँ, या इसको नोट कर लें। रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश नहीं कर पाता और जुगुलर वेन में बैक फ्लो हो जाता है, बैक फ्लो होता है, तो वहाँ पे पल्स आती है। इसका उदाहरण स्टीनोसिस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, स्टीनोसिस ऑफ ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हमेशा, मैंने अभी आपको बताया कि राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो उसका स्टीनोसिस का मतलब होता है संकरा हो जाना। जब वो संकरा हो जाएगा
तो ब्लड का फ्लो अंदर पूरा नहीं जा पाएगा, तो वह बैक करेगा। तो जो बैक फ्लो आएगा तो वो टोटल कुल मिला के ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस या इन कंपिटिस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व में ये दोनों होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व में ये होगा और ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में वो। तो ये आज हमने नेगेटिव जुगुलर पल्स, पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों। तो इनको आप, अब हम नेक्स्ट हमारे रेस्पिरेशन के बारे में नेक्स्ट हमारे इसमें लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।